हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BHI E 144 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके दिसंबर 2025 के एग्ज़ाम के लिए, या उसके बाद भी आप देख रहे होंगे 2026 के जून में, 27 में, 28 में। ये वीडियो जो होती है मेरी हमेशा काम आती है। ठीक है जी। तो कुछ क्वेश्चंस जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट इस साल के हिसाब से। वैसे तो हर साल क्वेश्चंस आते ही हैं मेरे वाले, पर तुम लोग बोलते हो कि इस साल वाले लेटेस्ट जो होते हैं वो कराओ। तो देखो, लेटेस्ट क्वेश्चन ही होता है। जो क्वेश्चंस आ चुके होते हैं ना, वही आते हैं बार बार। ठीक है, ऐसा नहीं होता कहीं दुनिया की मतलब किसी और जगह से उठा के बनाएगा क्वेश्चन। जो आपकी बुक होती है वहीं से आते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर है आपका, ये आपका 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, 3 घंटे मिलते हैं। ईच क्वेश्चन के लिए आपको 400 शब्दों मान से लिखना होता है। 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है। क- तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, आगे पीछे हो सकता है, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस मेन चीज़ है क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो समझना है आपको, फिर उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा। पहला है, भक्ति जीवनी के ऐतिहासिक महत्व पर चर्चा कीजिए। भक्ति जीवनी। देखो, भक्ति जीवनी एक तरीके से जितने भी कवि थे जो अपनी जीवनी लिखते हैं ना, अपने बारे में, अपनी बायोग्राफी जो होती है वो लिखते हैं, उसमें अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसको बताते हैं। तो ये हमारे लिए ऐतिहासिक रूप से इम्पॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो जानकारी है वो हमें मिल पाती है इससे। ठीक है। जैसे कि आप ग्रेट अशोक के बारे में पढ़ते हैं, तो अगर वो अपने बारे में भी कुछ लिख रहे होते हैं तो अपने आसपास की जो भी चीज़ें होती है ना, जो अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बारे में भी वो बता रहे होते हैं वहाँ पे। तो शिलालेख, अभिधर्म का प्रचार करना, तो वो एक तरीके का वहाँ का जो उस समय की जो प्रथाएं थी, जो व्यवस्था थी, वो बताने की कोशिश वहाँ पे की जाती है। तो काफ़ी कुछ हमें हेल्प मिलती है। ये हमारे पास एक इकलौते साक्ष्य होते हैं लोगों की बायोग्राफी, उस समय की व्यवस्था को जानने के लिए। ठीक है। वैसे तो बाहर से भी कुछ दूत आते हैं इंडिया में, हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वो भी लिख के जाते हैं। प्लस उनका तो है ही है, साथ साथ में जो अपने बारे में जो पर्सनली लिखते हैं उनका भी हमारे पास डाटा रहता है। तो एक थोड़ा सा जो है हमारे पास वैरायटी रहती है चीज़ों के बारे में। उसमें असली क्या था, गलत क्या था, तो वो हमें जानने को मिलता है। ठीक है, कि भाई इसने अपने बारे में क्या बताया, उसने उसके बारे में क्या बताया। तो ये थोड़ी दोनों चीज़ें जो है आपको मिलानी होती है। ठीक है। तो इसमें आपको इंट्रो लिखना होता है कुछ इस तरीके से कि भाई, भक्ति साहित्य में हस्तलेखों की परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, क्योंकि केवल रिलीजन के ऊपर हम बात नहीं करते हैं यहाँ पे। सिर्फ रिलीजन नहीं होता है। जैसे कि मैं अपने बारे में लिखूंगा तो जरूर थोड़ी ना कि मैं अपने रिलीजन के ही बारे में लिखूं हमेशा। मैं वहाँ के समाज के बारे में लिखता हूँ, वहाँ के इतिहास के बारे में लिखता हूँ। ठीक है। आज मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा तो अपनी हिस्ट्री भी लिखूंगा उसके साथ साथ में, और जो आज जो चल रहा है वो भी लिखूंगा, है ना। और अपना धर्म, अपनी जाति, अपनी ऐतिहासिक व्यवस्था, अपना समाज, जो भी मेरी सोच, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी एक्सपीरियंसेस होते हैं वो मैं वहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है। एज अ राइटर, आज उसको राइटर बोलते हैं, पहले उनको कवि बोलते थे, भक्ति कवि। तो आप उनको रेट कर सकते हो। ठीक है। इसमें क्या है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए ये हस्तक्षेप जो होते हैं, यानी कि जो हाथ से लिखे हुए जो शिलालेख होते हैं या भक्तिमाल होती है, जो लोग मतलब जो भी व्यक्ति जो होता है, जैसे कि भक्त जैसे कि कबीरदास थे। ठीक है। और एक महिला थी, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कबीरदास, रेदास। ठीक है। और उनका नाम मैंने लिखा तो हुआ है, हाँ, मीरा। ठीक है, मीराबाई जी जो थी, वो उनके बारे में आपको जानने को मिलता है कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे। ठीक है। वो बेसिकली धर्म के बारे में ज़्यादा बताते हैं, पर थोड़ा बहुत आगे पीछे का भी हमें जानने को मिलता है कि कैसा रहा होगा उस समय का समाज। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसलिए। ठीक है। उस समय के जो भक्ति के जो लोग थे जो अपने बारे में भी लिखते थे, साथ साथ में उनका समाज भी वो वहाँ पे ऐड करते थे। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमें लिखना है पहला पॉइंट जो बनेगा आपका। अगर क्वेश्चन सेम होता है या थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है तो आपको सेम चीज़ें रखनी है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है कि यार ये तो अलग बता दिया। सेम लिखना है, कोई बुक अलग से नहीं है वो। ठीक है। आपकी बुक के अंदर से ही है ये क्वेश्चन, और आंसर्स भी सेम ही होंगे। ठीक है, लगभग सेम ही रहते हैं, थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है। आप इंट्रोडक्शन को चेंज कर दो, बाकी सब सेम रखो। ठीक है, हल्का फुल्का चल जाता है। हस्तलेख या संत चरित्र, यानी कि संतों की जो जीवनी है उसको हम संत चरित्र बोलते हैं। उनके बारे में जानने को मिलता है ना हमें, इससे चरित्रों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मिल जाती है।
इसमें क्या होता है कि ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं आपको, यानी कि 200 जो भक्त थे, ठीक है? भक्तों का जो एक विवरण है वो आपको मिल जाता है। भक्त क्या कौन होते हैं पता है ना आपको? जो किसी को प्यार करते हैं, मतलब किसी को आइडल मानते हैं, तो वो उसके भक्त हो गए। जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई मैं शिव जी का भक्त हूँ, ठीक है? या मैं विष्णु का भक्त हूँ, तो वो एक तरीके से इस तरीके के भक्तों की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है? सिर्फ़ हम सोचते हैं धार्मिक चीज़ होती है यहाँ पे, लेकिन धर्म से अलग भी यहाँ पे हमें समाज के बारे में भी जानने को मिलता है, उनके इतिहास के बारे में भी जानने को मिलता है, ठीक है? सामुदायिक पहचान की बात की जाए तो सामुदायिक एकता को दिखाता है ये, ठीक है? यानी कि जो ग्रुप्स होते थे वो कैसे एक थे या नहीं थे, ठीक है? जो सवाल होते हैं ना कि भई थे भी या नहीं थे, तो वो बताएगा हमें कि भई समाज कैसा था, बँटा हुआ था या एक जैसा था, उस समय कैसा था और अब कैसा है, ऐसा कुछ, ठीक है? जानने को मिलेगा आपको। समावेशी इतिहास यानी कि जो रिलिजन्स होते हैं, धर्म होते हैं, जातियाँ होती हैं, तो ऊँची-नीच जाति तो भारत में हमेशा से रही है, तो आपको पता है, ये जो कबीरदास, हरिदास और जो मीरा हैं, ये निम्न जाति से बिलॉन्ग करते हैं, तो इनकी भी आपको जानने को मिलती है। उच्च जाति के जो भक्त जो थे, उनकी तो बारे में पता चलता ही है, लेकिन साथ-साथ में इनके बारे में भी आपको जानने को मिलता है। तो एक एक तरीके से हमें ना हमारे पास वैरायटी रहती है डाटा की कि भई हमारे पास हर तरीके के लोगों का डाटा है, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि भई ऐसा तो नहीं है कि मतलब सिर्फ़ जो उच्च जाति के लोग हैं, वो ये उन्हीं की जानकारी मिल रही है हमें। तो क्या पता वो कुछ फ़िल्टर करके बता रहे हो अपनी बातों में। तो इसीलिए इनका भी जो है थोड़ा बहुत अच्छा-सा हमें एक विवरण मिल जाता है, जिससे कि हमें जो वैरायटी चीज़ें मिल जाती है कि भई ऐसा था हमारा कुल मिला के समाज, ठीक है? अच्छा था, बुरा था, हमें कन्क्लूज़न तक पहुँचने में हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद भक्ति जीवनी का ऐतिहासिक महत्व, तो इसका इम्पोर्टेंस भी है। अगर हम बात करें भक्ति जीवनी का तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट रहता है सामाजिक सुधार में। कि भाई उस समय का हमें पता चलता है कि भाई समाज में सुधार हुए या नहीं हुए, ठीक है? इन लोगों ने क्या योगदान दिया उसमें, कुछ किया कि नहीं किया, राइट? और भाषाई विविधता जानने को मिलती है। उस समय आपको पता है अवधी और ब्रज भाषा थी मेनली और प्राकृतिक भाषा उससे पहले रही थी, ठीक है? उसके बाद सांस्कृतिक समन्वय मिलता है ना कि जो गंगा है, जमुनी है, उनके बारे में कुछ सांस्कृतिक चीज़ें जो थी, जो हम मतलब प्रथाएँ वगैरह करते हैं, कैसे करते थे उस समय के लोग, पूजा-पाठ कैसे करते थे, कैसे भगवानों को फ़ॉलो करते थे, क्या तरीका था उनको, मतलब जैसे कि आज हम पूजा-पाठ करते हैं, तो वो क्या करते होंगे उस समय? तो ये। उसके अलावा लोक शिक्षण यानी कि जनता को जो है नैतिक एजुकेशन का पता चलता है कि हमें कि लोग कितने एजुकेटेड थे। उनके पास एक बेसिक ज्ञान भी था कि नहीं था, ठीक है? उसके बाद प्रभाव की बात करें तो साधना का मार्ग की बात यहाँ पे आती है, यानी कि शरीर और प्राण को साधने की विधि ही जो है यहाँ पे दी गई है ना? और यहाँ पे ऐतिहासिक कड़ी है, यानी कि जो हठयोग एक तरीके का शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब होता है बौद्ध और वाव को संतों कवियों के बीच एक सेतु का काम करता है, ठीक है? तो बेसिकली ये ऐतिहासिक कड़ी को भी जो है जोड़ता है, क्योंकि आपको पता है एक बड़े-बड़े आपको अभिलेख मिलते हैं नॉर्मली जो आप देखते हैं। एक होती है बायोग्राफी, एक होती है उस समय का इतिहास, ठीक है? 2 तरीके की चीज़ें होती हैं, ठीक है? एक होता है बायोग्राफी और दूसरी तरफ होता है एक इतिहास, यानी कि वहाँ की हिस्ट्री। तो ये जो आपको बीच में डंडा दिख रहा है ना, ये सेतु है। ये सेतु कौन है? ये बायोग्राफी का जो बीच का जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हम जिसमें पढ़ रहे हैं कि भाई एक पर्सनली जो चीज़ों के बारे में हम जानने को मिलता है, तो वो एक सेतु का काम करता है चीज़ों को जोड़ने में। हम ना एक एक तरीके से कड़ी जोड़ पाते हैं, है ना? अब देखो चेन होती है, जैसे कि हमने बहुत बार बहुत सारे सीरियल्स होते हैं, क्राइम पेट्रोल वाले सीरियल्स होते हैं, है ना? सीआईडी देखा होगा आपने बहुत बार, बचपन में देखते थे। तो उसमें क्या है कि वो ना डायरेक्ट मुलज़िम तक तो पहुँच नहीं पाते, क्योंकि वो सबूत कभी-कभी नहीं छोड़ता है, तो डायरेक्ट उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या करते हैं, धीरे-धीरे करके कहीं-कहीं से सबूत लेके आते हैं, तो धीरे-धीरे धीरे करके उसके दोस्तों से मिलते हैं, उसके दोस्तों को पकड़ते हैं, फिर वो दोस्त बताता है कि नहीं वो था, तो तब जाके वो पहुँच पाते हैं। वो क्या मतलब कड़ी है, एक तरीके से बीच में जो कड़ी होती है, जोड़ने का काम जो है, वो यहाँ पे करने का काम करते हैं। ये हमारे जो कवियाँ होते हैं, जो भक्त होते हैं, ठीक है? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है? इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको अभी। सेकंड है हमारा इतिहास लेखन में बुरंजी के महत्व पर चर्चा की करें। तो बेसिकली बुरंजी जो है या फिर जो ब्रिजी है, ब्रिंजी, बुरंजी जो भी आप बोल रहे हो, कह रहा है कि ये कश्मीर की एक क्षेत्रीय भाषा परंपरा में उन ऐतिहासिक वृत्तों या अभिलेखों को कहा जाता है जो स्थानीय घटनाओं का कालक्रम के अनुसार विवरण देते हैं। यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा होती है किसी एरिया की, सब जगह की अलग-अलग क्षेत्र भाषा होती है, ऐसे कश्मीर की भी अपनी एक क्षेत्र भाषा हो सकती थी। ठीक है? तो उसमें परंपरा
भाषा परंपरा में उन ऐतिहासिक वृत्तों और अभिलेखों को बेसिकली जो वहाँ पे जो अभिलेख आपको पता है ना, जो लिखे हुए हाथों से लिखे हुए अभिलेख होते हैं, पहले मशीन तो थी नहीं, तो लोग हाथों से लिखते थे। तो उनकी जो बेसिकली भाषा है, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन-सी परंपरा जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो है आपको मिलता है, ठीक है? ये ब्रिज का मतलब है ये। यहाँ पे इससे क्या फ़ायदा होता है हमें? स्थानीय जो भी चीज़ें होती हैं उसको जानने का मौका मिलता है, ठीक है? ठीक है, तो समझ गए होंगे आप अभी तक जो भी मैंने आपको बताया, घटनाओं का कालक्रम जो भी होता है उस समय का, उसका विवरण मिलता है हमको, ठीक है? कि कब-कब, कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ, उसको हम बोलते हैं बुरंजी, या फिर आप ब्रिजी बोल दो उसको, ब्रिंजी, बुरुंजी जो भी है। क्या रहा है कि इतिहास लेखन में ब्रिंजी का महत्व विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास के संबंध में ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है? यानी कि ये जो ब्रिंजी शब्द है जब भी आ जाए तो आप समझ जाना कि कश्मीर की बात हो रही है, ठीक है? इसमें क्या है, प्राथमिक स्रोत की अगर हम बात करें तो जो भी मतलब इतिहास जो है, इतिहास जो कश्मीर का, उसमें जो ब्रंजी की हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो प्राथमिक स्रोतों में डायरी होगी। मतलब किसी की पर्सनल डायरी जो होती है, उसके अंदर आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलता है, ठीक है? रिकॉर्ड जो होता है, सरकारी रिकॉर्ड हो सकता है, ठीक है? रिकॉर्ड मोस्टली सरकारी ही होते हैं। टैक्सेशन वाला जो रिकॉर्ड्स होते हैं, वो भी हो सकते हैं, और जो क्षेत्रीय संघर्ष जो हुए उस समय के, वो दर्ज हो जाता है बेसिकली। उनके बारे में जो है जानकारी लोगों को फैलती है, तो लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख देते हैं, जिससे कि वो लंबे समय तक टिका रहता है। आपको पता है ना, लिखावट जो होती है वो लंबे समय तक रह पाती है, तो इसीलिए वो क्षेत्रीय संघर्ष हुए होंगे तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाती है। राइट? सामाजिक आर्थिक विवरण की बात करें तो अकाल और प्राकृतिक आपदा, यानी कि कश्मीर में जो भी ऐसी चीज़ें आई थी, तो उसके बारे में भी आपको जानने को मिलता है। तो ये अकाल जो होते हैं, जो जो प्राकृतिक आपदाएँ होती हैं, डिज़ास्टर्स जो होते हैं नेचुरल, उनके बारे में भी आपको मिलेगा। तो समझ जाना, मतलब उसके अंदर, कश्मीर के अंदर जो भी ऐसी, क्योंकि होते रहते हैं, आपको पता है, वो उस एरिया, वो जो एरिया है वहाँ का ऐसा ही है। तो वहाँ पे कभी भूस्खलन हो गया कश्मीर में, तो कभी मतलब बाढ़, तो मतलब बाढ़ भी आ जाती है, क्योंकि नदी का बहाव तेज होने की वजह से, नॉर्मल जैसे गर्मी ज़्यादा हो गई, तो उस वजह से भी हो जाता है, ठीक है? तो प्राकृतिक आपदा तो कहीं भी आ सकती है। और कृषि व्यवस्था की बात की जाए तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रहता है। स्रोत की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो सामाजिक और जो आर्थिक विवरण है वो भी आपको जानने को मिलता है कि कश्मीर की जो व्यवस्था रही होगी वो कैसी थी, ठीक है? ये जानने को हमें जो है अच्छा एक स्रोत प्रदान करता है। वंशावली का जो संरक्षण है, यानी कि रेशियो, सॉरी, स्थानीय सूफी संतों की वंशावली जो है वो दर्ज होती है वहाँ पे, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं। तो किसके बाद कौन सा राजा रहा होगा, कौन सी वंशावली आई, कैसे-कैसे आई, क्या हुआ, वो कैसे लुप्त हो गई, तो उनकी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। तो इतिहास को जानने को मिलता है हमें, ठीक है, इसकी वजह से। और कश्मीर के सांस्कृतिक बदलावों को समझने में मदद करती है, ठीक है? यानी कि जो कल्चरली जो हमारा कश्मीर है वो कैसे चेंज हुआ, उसमें क्या-क्या बदलाव हुए, रीज़न्स क्या थे उसके ऊपर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें जानने को मिलती है। इसी के अंदर आपको मिलता है सांस्कृतिक और भाषाई महत्व के बारे में, क्योंकि हमको पता है भई, हमारे जो इंडिया है वो हर जगह में आपको मिलता है कि अलग-अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं हमेशा से, ठीक है? तो इसलिए वहाँ पे संस्कृत, फ़ारसी, कश्मीरी भाषा जो है, इन सभी का जो है मिश्रण आपको एक मिलता है वहाँ पे, ठीक है? क्योंकि हर तरीके के लोग रहते हैं, तो एक मिश्रण ऑटोमैटिकली आ जाता है भाषा के अंदर, ठीक है? तो ये रहता है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप लीव कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है आपका तीसरा क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख। अब देखो, यही क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, वैसे तो और भी क्वेश्चंस हैं लेने के लिए, पर अशोक के शिलालेख जो है, अगर आपको सवाल मिल जाए या अशोक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? मौर्य समाज से, मौर्य वंश से जो कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको कुछ न कुछ चीज़ें जो होती हैं वो याद रखनी होती है, वो आपको लिखना है, ठीक है? आपका एग्ज़ाम हिस्ट्री का है, तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं जो बता रहा हूँ आपको, चीज़ों को याद रखते हुए चलना है और उनको इस्तेमाल करना है आपको अपने आंसर में, ताकि आप एग्ज़ामिनर को ये बता पाएँ कि आपको आता है, ठीक है? आपको पता है अशोक के समाज के बारे में, अशोक की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको। तो इसमें क्या है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत जो है वो यही है, शिलालेख, ठीक है? शिलालेख है, अभिलेख, जो भी आप बोलो, या ना केवल मौर्य बल्कि अशोक के धम्म शासन को बताता है ये, ठीक है?
समझ रहे हो ना? धर्म सिर्फ धर्म ही नहीं, मतलब अशोक के पर्सनल चीज़ों के बारे में हटके, ये अशोक का जो शासन था उस समय का, समाज में कैसी उसकी व्यवस्था थी, उसके बारे में भी आपको जानने को मिलता है। ठीक है? और अशोक के जो अभिलेख हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। तो पहली कैटेगरी जो आपको पूछा था क्वेश्चन में, वो था शिलालेख। सबसे पहली कैटेगरी में मैंने इसी को रख दिया। कह रहा है कि चट्टानों पर जो उत्कीर्ण किए गए जो भी शब्द होते थे उनको हम शिलालेख बोलते हैं। यानी कि जो शिला मतलब पत्थर, पत्थरों के ऊपर उकेर के चीज़ों को लिखना। उस समय प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, तो उसको पढ़ भी लिया गया है, आपको पता होगा। तो उनको जो है उसको उकेरा गया और लिखा गया। बहुत सारे तो अभी पढ़ नहीं पाए हम लोग, पर काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ठीक है? तभी तो हमें इतनी जानकारी मिल पाई है। अदरवाइज़ उस समय का इतना जो लैंग्वेज है वो अगर समझ नहीं पाते तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। हमें नहीं पता रहता कि उन्होंने धर्म का प्रचार भी किया, ठीक है? बौद्ध धर्म से वो इतने प्रेरित थे, वगैरह, वगैरह। और उसके अलावा इसमें क्या है, वृहद शिलालेख है, यानी कि ऐसे शिलालेख जो कि यानी कि बहुत ज़्यादा अलग-अलग जगहों पे पाए गए हैं, ठीक है? 14 अलग-अलग जगहों पे पाए गए हैं। 14 मतलब एक तरीके से 14 वृहद यानी कि 14 शिलालेख हैं जो कि 8 अलग जगहों पे पाए गए हैं, कहने का मतलब ये है। एक होता है लघु शिलालेख जो कि सिर्फ़ अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताते हैं और जो बुद्ध धर्म है उस उनके प्रति उनकी जो झुकाव है, उसको दिखाता है, ठीक है? तो वृहद में क्या होगा, उनकी पर्सनल चीज़ें नहीं आएँगी, लेकिन लघु में उनकी पर्सनल चीज़ आएँगी। लघु मतलब छोटा, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा स्तंभ लेखन यानी कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्तंभ मतलब खंबा, ठीक है? बलुआ पत्थर का जो खंबा होता था उस समय उनका, उस पे पत्थरों पे भी जो है लिखने की कोशिश की गई है, तो वृहद स्तंभ लेखन भी आता है इसमें और एक होता है लघु, ठीक है? वृहद में इनकी जो संख्या है अगर बात करें वृहद स्तंभों की, वो है 7, ठीक है? नंबर आप याद ना भी रखें तो चलेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। लघु स्तंभ जो लेखन है वो बुद्ध ग्रंथ में जो बुद्ध जो संघ थे उनमें एकता बजाय जो है बनाए रखने की चीज़ों को दिखाता है, ठीक है? और एक होता है गृहलेख यानी कि बराबर की पहाड़ियाँ, गुफाओं की दीवार पर बनी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है? पहाड़ियों पर, गुफाओं में जो बनी हुई जो चीज़ें थी, आकार थे, उसको बता रहा है यहाँ पे। इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है, ठीक है? सारे जो भी शिलालेख हैं वो प्राकृतिक भाषा की हैं। लिपि बात की जाए तो ब्राही, खरोष्ठी और अरामियो ग्रीक जो लैंग्वेजेस हैं उसका इस्तेमाल किया गया है। और देवता का जो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है किसके लिए? अशोक के लिए। प्रियदर्शी शब्द था एक, आपने पढ़ा होगा उनके बारे में, तो आपने एक शब्द पढ़ा होगा प्रियदर्शी नाम लिखा हुआ है, तो देवताओं का प्रिय जो है जो ग्रेट अशोक थे उनको बोला जाता था, ठीक है? पशु बलि की जो है निंदा करी है सम्राट अशोक ने। तो कुछ जानकारी पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ जो है आपकी प्राइवेट चीज़ें हैं, कुछ वैसी नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो कि सबको पता होती है। तो ये आपको दोनों तरीके की जो जानकारी है वो मिलती है अशोक जी के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, ठीक है? तो आपको पता भी होगा कि जो अशोक सबसे बड़े जो है सम्राट रहे हैं अभी तक के, उनसे बड़ा सम्राट इंडिया का कोई नहीं रहा है, ठीक है? उस जब तक वो थे कोई बाहर का आक्रमणकारी इंडिया में घुसने की उसकी मतलब हैसियत ही नहीं हुई, उनकी मतलब हिम्मत नहीं हुई ये कह सकते हैं। इतने पावरफुल थे वो, ठीक है? तो इतना ही था आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी होगी, जो भी आपके कमेंट है। वैसे देखना किसी को तो पूरा है नहीं, यहाँ तक मुझे लगता है कोई बहुत ही कम लोग पहुँचे होंगे, जो पहुँचेंगे रिप्लाई ज़रूर करेंगे मेरे को, पहुँच के कि मैंने देख ली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।